एस्पिरेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हरियाणा सीईटी के प्रैक्टिस सेट की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे 9th नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 209। हम 8 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और ये 9वें नंबर का है जो हम करने लग रहे हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट हम करवा रहे हैं ये करवा रहे हैं जो हरियाणा का सीईटी एग्ज़ाम अब होना है। सरकार ने तो मई की डेट दे रखी, देखो कब होता है, तो हम उसके लिए प्रैक्टिस सेट करने लग रहे हैं। देखो टॉपिक वाइज जो तैयारी है वो चलती रहती है, लेकिन ओवरऑल जो तैयारी आती है वो मॉक टेस्ट यानी कि जो टेस्ट सीरीज़ है उसी के आधार पर हमें पता लगता है। तो इसीलिए ये टेस्ट सीरीज़ हम कंटिन्यू करने लग रहे और आप ज़रूर अटैम्प्ट करिए ताकि आपको ये पता लगे कि आपकी किस लेवल की तैयारी चल रही है। ठीक है, ओवरऑल सारे टॉपिक्स इसके अंदर कवर किए गए हैं। इस प्रैक्टिस सेट में सीईटी के बेसिस पर ही 100% इसमें पूछे जाएंगे और हर पर्सन 1 नंबर का रहेगा। एज इट इज पैटर्न बनाया गया है जो सीईटी का होगा। जीके आएगी, कंप्यूटर आएगा, हरियाणा जीके दे रखी है उसके बाद, और इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग सारे टॉपिक्स इसके अंदर दिए गए हैं। सेम एग्जाम पैटर्न है जो सीईटी के अंदर पूछा जाएगा और जो क्वेश्चन है इस टेस्ट सीरीज़ के वो ही क्वेश्चन आपको लगभग आधे से ज़्यादा जो पेपर है वो इन्हीं क्वेश्चन में से देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो टेस्ट सीरीज़ तैयार करी गई है ये आर्यभट्ट एकेडमी द्वारा तैयार की गई है, ये उनके हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। ठीक है, 8 जो प्रैक्टिस सेट हैं वो हम कर चुके हैं और आज ये 9वां प्रैक्टिस सेट हम कर रहे हैं। ठीक है, और सबसे पहले जो टॉपिक है स्टार्ट कर रहे हैं वो हम जीके से इसमें स्टार्ट करने लग रहे हैं। जीके क्वेश्चन स्टार्ट में हम देखेंगे। जीके के बाद इसमें कुछ कंप्यूटर क्वेश्चन भी मिक्स आएंगे और उसके बाद आएगी हरियाणा जीके, फिर आएगा इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग। सारे टॉपिक्स के जो पेपर जो पैटर्न होगा सीईटी का ओरिजिनल पैटर्न है उसी के आधार पर सारे प्रश्न इसमें दिए गए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 जो पहला क्वेश्चन है उसके हिसाब से हम अपना स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन बौद्ध और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे। यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं इन चारों में से, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में कॉमन थे। पहला है तप और भोग की अति का परिहार। दूसरा है वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था। तीसरा है कर्मकांड की फलवत्ता का निषेध और चौथा है प्राणियों की हिंसा का निषेध। यानी कि 4 बातें थी और इनमें से ऐसी कौन सी बातें थी जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में एक साथ विद्यमान थी। ठीक है, एक साथ इनमें विद्यमान थी। तो एक तो इन्होंने पशु बलि का विरोध किया था, जो पक्षियों की जो बलि दी जाती थी, पशुओं की बलि जाती थी, इसका विरोध किया था जैन धर्म ने भी, बौद्ध धर्म ने भी। एक कर्म कांड को नहीं मानते थे। ठीक है, और एक वेदों के प्रति अनास्था दिखाते थे। यानी कि ऑप्शन बी जो है 2, 3 और 4 जो स्टेटमेंट है वो इनकी कॉमन थी। अगला है प्रश्न नंबर 2। इसमें ये राजवंश दे रखा है और ये राजधानी दे रखी है। एक साइड राजवंश दे रखी है इधर और ये इधर राजधानी दे रखी है। आपको मिलान करना है कि किस राजवंश की क्या राजधानी रही थी। ठीक है, पल्लव वंश, पांडव वंश, यादव वंश और काकतीय वंश। अगर आपको याद हो तो पल्लव वंश की जो राजधानी थी वो थी कांचीपुरम। पल्लव वंश के जो शासक थे उनकी राजधानी क्या थी, कांचीपुरम थी। और पांड्य वंश की जो राजधानी थी वो थी मदुरई। पांड्य वंश की राजधानी थी मदुरई, पल्लव वंश की राजधानी थी कांची। ये 2 ऑप्शन अगर आपको याद है तो इसके हिसाब से आप कर सकते हैं। इसके अलावा यादव वंश की बात करें तो यादव के वंश की जो राजधानी थी वो थी देवगिरी और काकतीय वंश की राजधानी थी वारंगल। ये सारे दक्षिण भारत के प्रमुख वंश हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का प्रश्न है ये और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पल्लव वंश की राजधानी थी कांचीपुरम, पांड्यों की राजधानी थी मदुरई, यादव की राजधानी थी देवगिरी और काकतीय वंश की राजधानी क्या थी, वारंगल थी। ये चारों जो राजवंश और इनकी राजधानी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चारों ही आपको याद रखने हैं, पल्लव की कांची, पांड्य की मदुरई, यादव की देवनागरी और काकतीय की वारंगल। आपको याद भी होगा कुछ और कुछ आपको इसमें से फिर दोबारा याद करना है। अगला है प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। एसएससी का एग्जाम हो चाहे किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, मैं हरियाणा सीटी की बात नहीं कर रहा क्योंकि सेंटर जो क्वेश्चन है ये इंडिया की जो हिस्ट्री है उससे संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस जब गठन हुआ था, जब इनके अध्यक्ष होते थे, उस समय की बात, आज़ादी से पहले की। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, इसके अंदर कई फैक्ट्स हैं इसका पर्सन के। देखो इसमें पहली तो बात है, ये जो पहले देखना ये अधिवेशन कौन सा था, और ये अधिवेशन था त्रिपुरी अधिवेशन।
1939 में हुआ था त्रिपुरी अधिवेशन। ये त्रिपुरा नहीं है, ये त्रिपुरी है। और ये त्रिपुरी कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर है त्रिपुरी। तो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था 1939 में। और इस अधिवेशन में दो कैंडिडेट उठे थे, एक सुभाष चंद्र बोस थे और दूसरा था पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया को गांधी जी ने खड़ा किया था। ये गांधी जी ने इनको सपोर्ट किया था, महात्मा गांधी ने। जीते कौन? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन जो गांधी जी के फॉलोअर थे उन्होंने सुभाष चंद्र बोस का अपोज किया, मतलब इनके बारे में, मतलब इनकी बातें नहीं मानना, कुछ भी करा। मतलब अगर गांधी का जो सपोर्टर था पट्टाभी सीतारामैया वो हार गए, सुभाष चंद्र बोस जीत गए। हिसाब से इनको बनना था अध्यक्ष, लेकिन गांधी के विरोध के बाद इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था अध्यक्ष पद से। ठीक है, अध्यक्ष पद से सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया था इसके बाद। और 1939 में ही इन्होंने क्या करा था? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी 1939 में। किसने करी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। क्यों करी थी? क्योंकि 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में ये जीत गए थे कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव। पट्टाभी सीतारामैया को इन्होंने हराया था, लेकिन पट्टाभी सीतारामैया के सिर पर किसका हाथ था? गांधी जी का। इसलिए गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस का अपोज किया, बार बार विरोध किया, इसलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, ये ध्यान रखना। हालांकि इससे पहले जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था उसमें भी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, इससे पहले हरिपुरा अधिवेशन था, उसमें भी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनाए गए थे। लगातार दूसरी बार ये चुनाव जीते थे अध्यक्ष पद के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस में। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में पट्टाभी सीतारामैया, जो गांधी जी ने जिसको सपोर्ट किया था, वो हार गए थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया और 1939 में ही इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 वाला। अगला है प्रश्न नंबर 4। संविधान का जो 104वां जो संशोधन है वो किससे संबंधित है? 104 का जो संविधान संशोधन जो है वो 2019 में हुआ था। 104वां संविधान संशोधन वो किससे संबंध है? अनुच्छेद 334 से, अनुच्छेद 234 या अनुच्छेद 134, यानी कि आएगा लास्ट में 34 ही। ठीक है, तो ये जो अनुच्छेद है, जो 104वां जो संशोधन है, ये किससे संबंधित है? अनुच्छेद 334 से। संविधान का जो आर्टिकल है 334 उससे संबंधित है ये बिल। ठीक है, और ये जो बिल है ये किस चीज़ से संबंधित है? ये जो लोकसभा और जो विधान सभा है, इसमें जो SC ST की जो सीटें हैं, जो इनका रिजर्वेशन जो है SC ST का, वो बढ़ा दिया गया है आगे 2030 तक। ठीक है, 2030 तक वो बढ़ा दिया है। SC ST का जो रिजर्वेशन था वो 2030 तक वो रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया है। ठीक है, लोकसभा के अंदर और विधानसभा के अंदर वो 10 साल के लिए बढ़ा दिया है। इसके अलावा एक और किया गया था इस संविधान संशोधन में 104वें में, जो एंग्लो इंडियन की 2 सीट होती थी वो भी हटा दी गई है। अब एंग्लो इंडियन की जो 2 सीट होती थी, जो नॉमिनेट करते थे 2 सीटों पर, वो भी हटा दी गई है लोकसभा के अंदर से। ये महत्वपूर्ण बदलाव करे हैं। अनुच्छेद 334 से संबंधित था। अनुच्छेद 334 क्या था? SC ST का रिजर्वेशन से संबंधित था लोकसभा में और विधानसभा के अंदर। अब वो आगे 10 साल बढ़ाकर 2030 तक इसका टेन्योर कर दिया गया है। और दूसरा है जो एंग्लो इंडियन की जो 2 सीटें होती थी, नॉमिनेट होते थे, वो हटा दिया गया है। ये है चौथा जो संविधान 104वां संशोधन। प्रश्न नंबर 5 है, इधर कुछ नगर दिए गए हैं, इधर उनके उद्योग दिए गए हैं, यानी कि किस नगर के अंदर कौन सा उद्योग है ये आपको बताना है। किस नगर में कौन सा उद्योग है? तो सोलापुर की अगर हम बात करें तो सोलापुर के अंदर क्या होता है? सूती वस्त्र उद्योग है। राउरकेला, ये तो सभी को पता है, राउरकेला का क्या है? ये है लौह इस्पात का उद्योग है। कपूरथला जो पंजाब के अंदर है, रेल कोच फैक्ट्री है, यहाँ पे रेल के इंजन वो बनते हैं, डब्बे। और बरौनी है, ये तेल शोधन जो मिल है, ऑयल यहाँ पे है, ऑयल रिफाइनरी वो लगी हुई है बरौनी के अंदर। फिर ध्यान रखना सोलापुर के अंदर है सूती वस्त्र। राउरकेला, भिलाई, दुर्गापल्ली जो पावर प्लांट लगे थे, राउरकेला किसकी सहायता से लगाया गया था? जर्मनी की सहायता से। ठीक है, और किससे संबंधित है ये? आयरन स्टील से, लौह इस्पात से। कपूरथला पंजाब के अंदर है, रेल कोच फैक्ट्री बनती है। और बरौनी के अंदर तेल शोधन कारखाना है। ये प्रमुख उद्योग अलग अलग नगर में ये दिए गए हैं, आपको ये सारे याद रखने हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है ये प्रश्न भी। अगला प्रश्न है, काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सोच समझ के करने का है।
यदि आप कोहिमा से कोयट्टम की यात्रा सड़क मार्ग से करते हैं तो आपको मूल स्थान और गंतव्य स्थान को मिलाकर भारत के अंदर कम से कम कितने राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा। पहले तो आपको ये देखना कोहिमा कहाँ है और कोयट्टम कहाँ पर है। ठीक है, कोहिमा है, ये है नागालैंड की राजधानी। किसकी राजधानी है? नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। और कोट्टम है, ये है केरला के अंदर। कहने का मतलब है अगर आप नागालैंड से केरल जाना है, आप कितने राज्यों से जाओगे? नागालैंड से जाना पड़ेगा, फिर आसाम से जाना पड़ेगा, फिर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला। ठीक है, 7 राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा, तब जाके आप कोहिमा से कोट्टम पहुंचोगे। ये प्रश्न पहले पूछा गया प्रश्न है, खुद से नहीं बनाया हुआ। ये पहले का प्रश्न पूछा हुआ है कि नागालैंड से केरल का आने के लिए कितने राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा। इस प्रश्न का जो मतलब है वो ये है कि आपको भारत का मैप पता होना चाहिए। भाई अगर हम नागालैंड इधर है नॉर्थ ईस्ट में, तो नागालैंड से अगला स्टेट आसाम, आसाम से पश्चिम बंगाल, फिर ऐसे जो ओडिशा वगैरह से होते फिर केरल में आएंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न है भारत का मैप दिखाने के लिए। प्रश्न नंबर 7 है, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? यानी कि डेसिबल किसकी इकाई है? खून में हीमोग्लोबिन, वातावरण में ध्वनि, पेशाब में शक्कर या वायु में कण। तो डेसिबल है वो शोर मापने के लिए, साउंड जो शोर होता है वो मापने के लिए, यानी कि जो वातावरण में जो ध्वनि है उसको मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, साउंड को मापने के लिए, इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मापा जाता है डेसिबल के अंदर। ठीक है, नॉर्मल जो हम बातचीत करते हैं वो कितने डेसिबल का होता है? 30 से 40 डेसिबल का होता है वो। और जो डीजे वगैरह में जो बजता है वो लगभग 80 से प्लस का ही डेसिबल का स्कोर होता है, जो काफ़ी नुकसान होता है हमारे कानों के लिए। नॉर्मल जो हम बातचीत करते हैं वो 30 से 40 डेसिबल का वो साउंड होता है। तो डेसिबल किसके लिए प्रयोग किया जाता है? वातावरण में जो ध्वनि है, जो साउंड की इंटेंसिटी है, उसको मापने के लिए। प्रश्न नंबर 8 है, एक परमाणु के केंद्र का धन आवेशित हिस्सा क्या कहलाता है? भाई कोई भी एक एटम है और एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं कुछ नेगेटिव। नेगेटिव वालों को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। जिसके ऊपर नेगेटिव होता है, नेगेटिव ऋणात्मक जो चार्ज होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। और जिस पे धनात्मक आवेश होता है उनको बोलते हैं प्रोटॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन का नाम ही न्यूट्रॉन है, कोई चार्ज इन पे नहीं होता। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है। ठीक है, ऋणात्मक और धनात्मक आवेश इन पर होता है। अगला है प्रश्न नंबर 9, जीव द्रव्य में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? यानी कि जो प्रोटोप्लाज्मा होता है, जीव द्रव्य, उसके अंदर सबसे अधिक क्या होता है? प्रोटीन, खनिज, फैट या फिर वाटर। जीव द्रव्य के अंदर सबसे अधिक क्या पाया जाता है? प्रोटोप्लाज्मा को एक नाम और भी कहा जाता है इसको। ठीक है, जीव द्रव्य का इंग्लिश में एक और नाम है साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा, ये इंग्लिश में ही नाम देखना पड़ेगा, बायोलॉजी के टर्म से संबंधित है ये। प्रोटोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा, ये इसका दूसरा नाम है। और इसके अंदर जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है वो पाया जाता है पानी। सबसे अधिक जीव द्रव्य के अंदर क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। पानी कितने प्रतिशत पाया जाता है? 80% पानी होता है। प्रोटीन की बात करें, पानी होता है 80%। प्रोटीन की बात करें 15% प्रोटीन होता है, 3% होती है वसा इसमें। ठीक है, ये ध्यान रख लेना इसके अंदर। 80% पानी होता है इसके अंदर, जीव द्रव्य के अंदर सबसे अधिक पानी होता है 80%, प्रोटीन होता है 15%, वसा होती है 3%। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रख लेना, जीव द्रव्य यानी कि जो प्रोटोप्लाज्मा है उसके अंदर। बढ़िया प्रश्न दे रखा है, ये साइंस का प्रश्न है, पेपर में आ सकता है ये। अगला है, हमारे तंत्र में अधिकतम ATM अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है? द लास्ट स्टेप इन आवर सिस्टम दैट प्रोड्यूस द मोस्ट ATP मॉलिक्यूल्स। ATP मॉलिक्यूल्स जो हमारे शरीर के अंदर जो बनते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका नाम होता है, ATP का फुल फॉर्म। जो ATP अणु जो होते हैं, ATP मॉलिक्यूल्स होते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये हमारे शरीर में सबसे अधिक किस स्टेप पर बनते हैं? कौन सी ऐसी घटना होती है जहाँ पर ATP जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सबसे ज़्यादा हमारे बनते हैं? तो वो होते हैं क्रेब्स साइकिल में। क्रेब्स साइकिल के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साइंस के। आज की जो इस प्रैक्टिस सेट में जो साइंस के 3 लगातार प्रश्न आए, तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आप सिर्फ इन्हीं को रट लो, बेशक से अगर साइंस नहीं भी पढ़ रखी हो ना तो ये तीनों प्रश्न बेशक से रट लो, जरूर इनमें से 1 से 2 पर में आएंगे। ठीक है, और हमारे शरीर के अंदर जो ATP अणु जो होते हैं वो टोटल होते हैं 38।
कितने होते हैं? 38 ATP अणु होते हैं हमारे शरीर के अंदर। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये इसका पूरा नाम होता है। अगला प्रश्न है, अयोध्या में श्री रामलला की बहुप्रतिष्ठित प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य अनुष्ठान का नेतृत्व किसने किया? यानी कि अयोध्या में जो राम मंदिर में जो राम जी की मूर्ति स्थापित की गई, जो अनुष्ठान किया गया था, तो उसका मुख्य जो अनुष्ठान हो नेतृत्व हो किसने किया था? राष्ट्रपति ने, या फिर अमित शाह ने, या फिर नरेंद्र मोदी, या फिर योगी आदित्यनाथ? तो वो किसने करा था? वो करा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करा था सारा का सारा। अगला प्रश्न नंबर 12, दिव्य कला मेला 2024 कहाँ लगा था? दिव्य कला मेला 2024 अगरतला, लखनऊ, जयपुर या फिर पटना? तो दिव्य कला मेला 2024 ये लगा था त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के अंदर लगा था दिव्य कला मेला 2024 लगा था। अगला है प्रश्न नंबर 13, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया? कंप्यूटर का जो माउस है वो किसने बनाया था? डगलस एंजेलबर्ट, ओरियनल कूगर, विलियम इंग्लिश या रॉबर्ट जोवाकी? जो कंप्यूटर का जो हम माउस यूज करते हैं वो किसने बनाया था? तो वो बनाया था डगलस एंजेलबर्ट ने। डगलस एंजेलबर्ट ने जो कंप्यूटर माउस ये बनाया था सबसे पहले। माउस क्या है? माउस एक इनपुट डिवाइस है, ये भी ध्यान रखना, माउस एक इनपुट डिवाइस है। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन वोलेटाइल स्मृति का उदाहरण है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो कंप्यूटर के अंदर होती है, वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है कंप्यूटर के अंदर? नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? कैश मेमोरी या फिर रैम, और कैश मेमोरी, रैम या फिर रोम, या इनमें से कोई नहीं? तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है वो होती है रोम। नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो होती है वो होती है रोम कंप्यूटर के अंदर। रीड ओनली मेमोरी, इसका जो पूरा नाम है वो है रीड ओनली मेमोरी, ये इसका पूरा नाम है रोम का। और जो रैम है, रैम का जो फुल फॉर्म था वो था रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये रैम का फुल फॉर्म था, और रोम का है रीड ओनली मेमोरी। रोम क्या है? ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है कंप्यूटर के अंदर। अगला है प्रश्न नंबर 15, एंड्रॉइड क्या है? जो एंड्रॉइड का जो हम मोबाइल यूज़ करते हैं, एंड्रॉइड होता क्या है? कोई सॉफ्टवेयर है, कोई इंटरफेस है, कोई एप्लीकेशन है, फिर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो एंड्रॉइड जो है वो कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एंड्रॉइड क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ध्यान रख लेना इसका। अगला है प्रश्न नंबर 16, मार्च 2018 में किस राज्य सरकार ने राज्य में ग्रामीण इलाकों के लिए विकास के लिए अम्मा गांव अम्मा विकास, यानी कि हमारा गांव हमारा विकास कार्यक्रम शुरू किया? एक स्कीम चलाई थी, किस राज्य ने चलाई थी? अम्मा गांव अम्मा विकास। अगर इसको हिंदी में बोले अम्मा गांव अम्मा विकास, इसका मतलब था कि मेरा गांव मेरा हमारा विकास, खुद का गांव खुद का विकास, ये कहने का मतलब है अम्मा गांव अम्मा विकास। तो ये स्कीम किस राज्य ने चलाई थी? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मिजोरम या फिर असम में? अम्मा गांव अम्मा विकास तो ये चलाई थी ओडिशा ने। अम्मा गांव अम्मा विकास ये स्कीम चलाई थी ओडिशा सरकार ने, ओडिशा राज्य के अंदर। प्रश्न नंबर 17 है, फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा निकाय न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है? जो फसलों के अंदर जो हम MSP जो बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है, तो कौन इसे निर्धारित करता है? MSP जो है वो कौन डिसाइड करता है? कौन इसको निर्धारित करता है? कौन सा विभाग? नीति आयोग करता है, नाबार्ड करता है, CACP करता है, या फिर FCI करता है? तो जो फसलों का जो मिनिमम जो MSP जो करते हैं, जो भाई मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है वो किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? CACP के द्वारा। CACP का मतलब क्या है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ठीक है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस ये निर्धारित करता है MSP। कोई भी फसल का जो हम ये देखते हैं भाई, जैसे अब की बार MSP सरसों ली जाएगी 6,000 रुपये क्विंटल, तो ये निर्धारित कौन करता है? CACP, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ऑप्शन बी इसका आंसर था। अगला है प्रश्न नंबर 18, भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को मुख्य 3 भागों में बांटा जाता है। भूगर्भिक दृष्टि के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से भारत को 3 कौन से भागों में बांटा जाता है? तो इसके ऑप्शन भी वो दे दिए, उपरोक्त सभी उत्तर हो जाएगा। एक तो उत्तर का मैदानी भाग, उत्तर का मैदानी भाग, एक हिमालय का जो पर्वतीय क्षेत्र है, और एक दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। ये जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से 3 भाग में बांटा जाता है। उत्तर में जो मैदानी भाग है, हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र और दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार।
उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये 18 प्रश्न थे, इसमें जीके आ गई, साइंस सब कुछ आ लिया और इसमें कंप्यूटर के प्रश्न भी आ चुके हैं। अब प्रश्न नंबर 19 से लेकर 40 तक यानी कि 22 प्रश्न जो आएंगे वो हरियाणा जीके का अब इसमें पूछे जाएंगे। अब आगे यहाँ से प्रश्न नंबर 19 से हरियाणा जीके शुरू होती है। प्रश्न नंबर 19 है, कौन सा नगर गुड़गांव की एक तहसील नहीं है? यानी कि 4 ऑप्शन है, एक शहर है जो गुड़गांव के अंदर नहीं आता। मानेसर भी गुड़गांव में है, पटौदी भी, फर्रुखनगर भी, लेकिन कोसली जो है ये गुड़गांव के अंदर नहीं है। कोसली किसके अंदर आती है? रेवाड़ी के अंदर। कोसली किसकी तहसील है? ये है रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की एक तहसील है कोसली। प्रश्न नंबर 20 है, पानीपत की लड़ाई कहाँ लड़ी गई थी? देखो क्या अच्छा क्वेश्चन दिया, पानीपत की लड़ाई कहाँ लड़ी गई थी? अब ये ऐसे प्रश्न विकल्प करोगे तो फिर करोगे ही, पटियाला, कुरुक्षेत्र, पानीपत या रेवाड़ी। पानीपत की लड़ाई हुई थी पानीपत के अंदर। पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी। ठीक है, 1526, 1556 और 1761 में। तीनों लड़ाई काफ़ी महत्वपूर्ण है पानीपत की। अगला है प्रश्न नंबर 21। देखो सूरज कुंड के ऊपर तो प्रश्न आएगा ही, आंख बंद करके रट लेना, सूरज कुंड मेले के ऊपर प्रश्न आएगा ही आएगा, हर हाल में बनेगा सूरज कुंड मेले के ऊपर प्रश्न। ठीक है, इसमें दिया गया कि सूरज कुंड खालिस्तान शताब्दी में मनाया गया था। ये सूरज कुंड जो है वहाँ पे वो कब बनाया गया था, उसका निर्माण कब, कौन सी सदी में हुआ था? 10वीं सदी में, 7वीं में या 15वीं में? तो सूरज कुंड का जो निर्माण हुआ था ये हुआ था 10वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में हुआ था। अगला है कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस कौन थे? सबसे पहले चीफ जस्टिस कौन थे? पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस कौन बने थे? तो वो तो आपको नाम से पता, जस्टिस रामलाल, जस्टिस रामलाल। लेकिन 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, जब बने थे सर सादीलाल। एक बार सर सादीलाल बने थे, एक बार जस्टिस रामलाल बने हैं। देखो एक सेकंड, देखो सबसे पहले देखें हम 1966 जब हरियाणा बना था। हरियाणा बनाना तब उस समय जो इसके चीफ जस्टिस बने थे वो बने थे मेहर सिंह। हरियाणा बना जब उसके चीफ जस्टिस बने थे मेहर सिंह। 1947 में जब भारत आज़ाद हो गया था, जब ये हाई कोर्ट बना था, तब बने थे इसके जस्टिस रामलाल, जस्टिस रामलाल बने थे। इसके अलावा जब ये लाहौर जो ट्रांसफ़र हो गया था ये पंजाब से, यानी कि 1940 के आसपास, 1938-40 में, तब इसके बने थे सर सादीलाल। सर सादीलाल इसके मुख्य न्यायाधीश बने थे। कल का जो प्रैक्टिस सेट था उसमें भी एक प्रश्न आया था इससे संबंधित, उसमें जस्टिस CL नागू हैं, वो वर्तमान हैं। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो भी हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के, वो कल सारे डिटेल में समझाए थे कल वाले प्रैक्टिस सेट के अंदर। ठीक है, जस्टिस रामलाल ये बने थे 1947 में, ये ध्यान रखना। अगर 1966 की बात करी जाए जब हरियाणा बना, तब बने थे जस्टिस मेहर सिंह। ये दोनों चीज़ याद रखना। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है CL नागू। वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है? CL नागू हैं। ठीक है, एक बने थे 1930 के आसपास, वो बने थे सर सादीलाल। सर सादीलाल जब ये लाहौर जो बना था, पहले जो पंजाब, पूरा पंजाब अंग्रेजों के टाइम बना था, पहले बना था 1880 में, इसका पंजाब हाई कोर्ट ही नाम था, तब कोई मेरेडिथ करके था। ठीक है, उसके बाद 1930 में इसका लाहौर हाई कोर्ट नाम हो गया था, तब थे सर सादीलाल। 1947 में इसके बने थे जस्टिस रामलाल। 1966 में थे मेहर सिंह। वर्तमान में है CL नागू। ये सारी बात ध्यान रखना पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के संबंध में। प्रश्न नंबर 23 है, वर्षा का स्वागत करने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? बारिश जब आती है तो उसके लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? दीपावली, तीज, ओणम या नागपंचमी? वर्षा जो बारिश है उसके लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ये बनाते हैं हम सावन के अंदर। बारिश सावन में होती है, सावन में कौन सा त्यौहार आता है? तीज। सावन में कौन सा त्यौहार आता है? तीज आती है। ठीक है, तो वर्षा के स्वागत के लिए हम कौन सा त्यौहार मनाते हैं? तीज मनाई जाती है। अगला है प्रश्न नंबर 24। कौन सा पुरस्कार साहित्य से संबंधित नहीं है? कौन सा पुरस्कार है जो साहित्य से संबंध नहीं रखता है? ऑप्शन है इसमें कालिदास पुरस्कार, बाल मुकुंद पुरस्कार, महर्षि वेदव्यास पुरस्कार और पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार। देखो ये सारे हरियाणा के प्रसिद्ध साहित्य पुरस्कार हैं। बाबू बाल मुकुंद पुरस्कार, महर्षि वेदव्यास पुरस्कार और पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार। लेकिन जो कालिदास पुरस्कार है ये साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता, ये ध्यान रखना।
कालिदास जो पुरस्कार है ये साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता। बाकी बाबू बाल मुकुंद गुप्त जो पुरस्कार है ये दिया जाता है। महर्षि वेद व्यास पुरस्कार दिया जाता है और पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रश्न नंबर 25 है, महिला एवं बाल विकास के अंतर्गत कौन सी योजना प्रारंभ की गई? एक विभाग होता महिला एवं बाल विकास विभाग, इन्होंने कौन सी योजना प्रारंभ करी थी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि खाता योजना, बेटी या फिर आपकी बेटी हमारी बेटी, या फिर उपरोक्त सभी। तो उन्हें चारों स्कीम जो है ये सारी की सारी आती है महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी, सुकन्या समृद्धि योजना भी, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना भी, ये सारी की सारी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है। अगला है 26 नंबर, राज्य के सरकारी कार्यालयों में आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला देश का पहला राज्य, यानी कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस ऑफिस में, सरकारी ऑफिस में जो एम्प्लॉय हैं उनको अंगूठा लगाना पड़ता है, सुबह 9 बजे जाते हैं अटेंडेंस के लिए। सबसे पहले किस राज्य ने ये करा था भारत के अंदर? तो ये करा था हरियाणा ने ही। हरियाणा ने पहले सबसे पहले भारत में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम शुरू करा था अपने कर्मचारियों के लिए। जो भी सरकारी कर्मचारी है वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाएंगे, अंगूठा लगाएंगे जाते ही। प्रश्न नंबर 27 है, बल्लभगढ़ का नया नाम क्या है? बल्लभगढ़ का नया नाम क्या हो चुका है? ऑप्शन है बलराम प्रदेश, बी है बलरामगढ़, सी है बलरामपुर, डी है बलरामगंज। तो बल्लभगढ़ का नया नाम है बलरामगढ़। ऑप्शन बी बलरामगढ़, ये बल्लभगढ़ का नया नाम हो चुका है। प्रश्न नंबर 28 है, अशोक का जो टोपरा अभिलेख था जो वर्तमान के यमुनानगर जिले में है, किसने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया था? अशोक ने एक टोपरा अभिलेख था और उसको टोपरा से उठाकर दिल्ली के फिरोज शाह में स्थापित किया था। किसने करा था? फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी, सुल्तान नसरुद्दीन, या इनमें से कोई नहीं। तो अशोक का जो टोपरा अभिलेख था और इसको जो फिरोज शाह कोटला में जो स्थापित करा था वो करा था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह में फिरोज शाह तुगलक ने, क्योंकि फिरोज शाह कोटला फिरोज शाह तुगलक ने ही बनाया था, इसलिए उसने जो टोपरा अभिलेख यमुनानगर से उठा के कोटला में रख दिया था दिल्ली में। प्रश्न नंबर 29 है कि हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी किस नगर में स्थापित हुई थी? हरियाणा की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी कौन सी है? और ये यूनिवर्सिटी है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा की सबसे पहली यूनिवर्सिटी है, ध्यान रखना। हरियाणा की सबसे पहली यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। हरियाणा के वर्तमान एडवोकेट जनरल, तो उस समय तो थे बलदेव राज महाजन, वो बदल दिए हैं, अब नए बने हैं, आप वो देख लेना। HSSC के चेयरमैन बदल दिए हैं और हरियाणा के जो AG हैं वो भी बदल दिए गए हैं। पहले हरियाणा के AG थे बलदेव राज महाजन, वो अब हटा दिए गए हैं। अगला है प्रश्न नंबर 31, खालिस्तान वह नृत्य विद्या है जिसमें हरियाणा में महिलाओं का चरित्र पुरुषों द्वारा निभाया जाता है, यानी कि ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें पुरुष हैं वो महिलाओं का वेशभूषा पहन के नृत्य करते हैं? लूर नृत्य, फाग, गुग्गा, या फिर सांग। ऐसा कौन सा नृत्य है पुरुष हैं वो महिला बनते हैं? और वो है सांग। जब सांग निकालते हैं, जो पुरुष जो कलाकार होते हैं, जो आदमी होते हैं, वो ही महिलाओं की वेशभूषा पहनते हैं, सांग निकालते हैं उसमें। अगला है कि हरियाणा का शेक्सपियर और हरियाणा का सूर्य कवि, तो आंख बंद करके कर देना, हरियाणा का शेक्सपियर और हरियाणा का सूर्य कवि, और वो है दादा लक्ष्मीचंद। दादा लक्ष्मीचंद, हरियाणा का शेक्सपियर, हरियाणा का सूर्य कवि। प्रश्न नंबर 33 है, जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? साक्षरता दर यानी कि लिटरेसी जो रेट है वो हरियाणा में कितना है? ध्यान रखना, जनगणना 2011 की ही पूछी जाएगी, उसके बाद कोई जनगणना नहीं हुई है। तो 2011 की जनगणना के हिसाब से हरियाणा में साक्षरता दर कितनी है? तो हरियाणा में जो साक्षरता दर है वो लगभग 75.6% है। 75.6% लिटरेसी रेट है हरियाणा के अंदर, यानी कि लगभग 3/4 हिस्सा जो है वो पढ़ा लिखा है हरियाणा का। 2011 की जनगणना के अनुसार है ये। अगला है प्रश्न नंबर 34, हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, एक तो है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा कौन सा है? हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, एक तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरा कौन सा है? भिंडावास, नाहड़, या कालेसर, या फिर चिलचिला। तो जो दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है वो है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान। 2 ही नेशनल पार्क है हरियाणा के अंदर, एक तो है सुल्तानपुर नेशनल पार्क और दूसरा है कालेसर नेशनल पार्क। अगला है प्रश्न नंबर 35,
कौन सा तीर्थ हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में नहीं है? 4 ऑप्शंस में 3 ऐसे तीर्थ है जो कुरुक्षेत्र के अंदर है, एक कुरुक्षेत्र में नहीं आता। भीम मंदिर, पेहवा, ज्योतिसर या फिर माँ भद्रकाली। देखो माँ भद्रकाली शक्तिपीठ है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। ज्योतिसर वो जगह है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। पेहवा है, ये अलग जगह है लेकिन कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है, ठीक है। लेकिन जो भीमा मंदिर है, भीमा देवी मंदिर, भीम मंदिर, ये वहाँ पर नहीं है, ये कुरुक्षेत्र जिले में नहीं आता है। प्रश्न नंबर 36 है, हरियाणा सरकार में पर्यटन, तकनीकी शिक्षा और संसदीय मामले का मंत्रालय किसके पास है? एक चीज़ ध्यान रखना, कुछ टॉपिक है जिनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसमें से एक ये जो नए मंत्री बने हैं ना, नया मंत्रिमंडल है जो हरियाणा का, वो सारे मंत्री याद कर लेना किस मंत्री के पास कौन सा विभाग है, किस मंत्री के पास कौन सा विभाग है। जो नई 2025 की जो नायब सैनिक की जो सरकार बनी है उसमें किस मंत्री के पास कौन सा विभाग है याद कर लेना, और वो मंत्री किस क्षेत्र से एमएलए है, जो मंत्री है वो किस क्षेत्र से जीत के आया है, ये भी याद रखना, ठीक है। तो पर्यटन जैसे उस समय जो टूरिज्म डिपार्टमेंट था मूलचंद शर्मा के पास था, अब किसके पास है ये देख लेना। टेक्निकल एजुकेशन जो बोलते हैं वो अलग मंत्री के पास है। आपको सारे मंत्री याद रखने हैं। पंचायती मामलों के जैसे कृष्णपाल जो कंवर गुज्जर है, कृष्णपाल गुज्जर, इस हिसाब से आपको सारे मंत्रालय याद करने हैं। एक तो आएगा सूरजकुंड के ऊपर, कुछ टॉपिक है जो आपको याद करने हैं। तो सूरजकुंड का याद करना है। थीम स्टेट कौन सा था? पार्टनर स्टेट, पार्टनर कंट्री, आपके पास उड़ीसा और मध्य प्रदेश थे, ठीक है। 2024 और तो ठीक है। एक तो सूरजकुंड मेला जरूर कर लेना सूरजकुंड का। एक ये हरियाणा का जो मंत्रिमंडल है ये देख लेना सारा का सारा। इन दोनों पर तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, सूरजकुंड पे और हरियाणा का मंत्रिमंडल, और एक गीता महोत्सव, गीता महोत्सव, ठीक है। बाकी जो टॉपिक है वो मैं साथ के साथ बताता रहता हूँ, तो आप देखते रहना किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है। अगला है प्रश्न नंबर 37, महेंद्रगढ़ जिले में किस जगह पर जनवरी फरवरी में खीमाग देवता की स्मृति में मेले का आयोजन किया जाता है? महेंद्रगढ़ के अंदर एक मेला लगता है खीमाग देवता का, तो कहाँ पर लगता है? तो वो लगता है सेलंग के अंदर। सेलंग में मेला लगता है जनवरी फरवरी के अंदर महेंद्रगढ़ जिले में। प्रश्न नंबर 38 है, किस देश ने हरियाणा में बागवानी परियोजना की स्थापना करी है? हरियाणा में बागवानी परियोजना की स्थापना किस देश की सहायता से की जा रही है? और ये करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। करनाल की जो तहसील है वहाँ पर है ये, जो करनाल पानीपत के बीच में है ना, वहाँ पर है ये। श्रीलंका, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, इराक, तो ये किसकी सहायता से की जा रही है? इजराइल की सहायता से। इजराइल की सहायता से हरियाणा में बागवानी परियोजना की जा रही है, इजराइल देश की सहायता से, करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अगला है प्रश्न नंबर 39, रोहतक के खोखरा कोट में किस वंश के शासकों के सिक्के मिले हैं? रोहतक के खोखरा कोट में किस वंश के शासकों के सिक्के मिले हैं? सातवाहन वंश, गुप्त वंश, पुष्यभूति वंश और इंडो ग्रीक वंश। रोहतक के खोखरा कोट के अंदर, और वो है इंडो ग्रीक वंश के, इंडो ग्रीक जो शासक थे उनके सिक्के मिले हैं रोहतक के खोखरा कोट में। आखिरी प्रश्न है ये हरियाणा जीके का, रोहतक जिले की स्थापना कब हुई थी? तो रोहतक उन 7 जिलों में है जो हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, तब बना था ये। उन 7 जिलों में जो हरियाणा जब बना तो 7 जिले बने थे हरियाणा के, उसमें से एक जिला रोहतक है, एक जींद है, एक महेंद्रगढ़ है, एक हिसार है, ठीक है। 7 जिले थे जब ये स्थापना हुई थी हरियाणा की 1 नवंबर 1966 को। उस समय उसमें एक जिला रोहतक भी था। तो ये हमारे 40% पूरे हो गए। हरियाणा जीके हो गई, जीके हो गई, कंप्यूटर हो गए। अब प्रश्न नंबर 41 से हमारी इंग्लिश शुरू होती है। देखो आप इंग्लिश को इग्नोर मत करना, मेरी बात सुनो, थोड़ा थोड़ा समझ के करो। इंग्लिश पेपर में 10 नंबर की कम से कम आएगी, 10 से 15 नंबर की, और ये ही घुमा फिरा के ये ही प्रश्न आएंगे, ये ही फिल इन द ब्लैंक सीडीएम फ्रेज। तो आप प्रैक्टिस करो, थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करो, नहीं तो फिर रट लेना बेसिक सीडीएम फ्रेज, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करो, इंपॉर्टेंट है इंग्लिश भी। इसमें खाली स्थान भरना है कि रीजन इज द हाईएस्ट फैकल्टी ब्लैंक ऑन मैन बाय हिज क्रिएटर। कारण जो है वो सबसे उत्तम फैकल्टी है एक आदमी पर जो उसने बनाया है। तो क्या आएगा? बेस्ट्रोड, एंडोव, गिवन या डोनेटेड। तो इसमें जो आएगा वो आएगा बेस्ट्रोड। बेस्ट्रोड का मतलब होता है प्रदान करना, किसी चीज़ को प्रदान करना। गिवन होता है मतलब किसी को दिया, ठीक है।
डोनेट होता है दान देना, इंडोन होता है संपन्न। तो रीजन इज द हाईएस्ट फैकल्टी बेस्टोड ऑन मैन बाय हिज क्रिएटर, यानी कि भगवान के द्वारा प्रदान की गई, ठीक है, किसी के द्वारा प्रदान की गई, किसी के द्वारा दी गई। बेस्टोड होता है प्रदान करना। अगला है प्रश्न नंबर 42 और इसमें भी फिल इन द ब्लैंक करना है खालिस्तान। माइजरली पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू पार्ट ब्लैंक एनी ऑफ देयर मनी फॉर चैरिटेबल पर्पज। जो कंजूस लोग होते हैं वो, उनको जो चैरिटेबल पर जो होते हैं, जो चैरिटी करते हैं, उनको जो पैसे दान देना बहुत कठिन मिल लगता है। तो पार्ट ब्लैंक, पार्ट के साथ क्या आएगा? पार्ट फॉर, पार्ट अबाउट, पार्ट विद या पार्ट फ्रॉम? तो इसमें आएगा विद। माइजरली पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू पार्ट विद एनी ऑफ देयर मनी। पार्ट विद एनी ऑफ देयर, यानी कि उनके पैसे के साथ कुछ भी हिस्सा करना। पार्ट विद एनी ऑफ देयर मनी, देयर मनी मतलब इन लोगों का, कंजूस लोगों का पैसा, ठीक है। पार्ट विद समथिंग का मतलब टू गिव अवे, किसी चीज़ को देना या किसी चीज़ के छुटकारा पाना, किसी को पैसे देना, ठीक है। तो पार्ट विद एनी का मतलब होता है कि किसी को कुछ देना, तो पार्ट विद आएगा। एक फ्रेज होती है पार्ट विद की। अगला है ईडियम, और ये ईडियम आपने सुन रखा होगा बहुत बार, ए रेड लेटर डे। ए रेड लेटर डे होता है एक इम्पोर्टेंट डे, एक महत्वपूर्ण दिवस, एक मेमोरेबल डे, एक मेमोरेबल डे, एक महत्वपूर्ण दिवस, ए रेड लेटर डे। अगला है ईडियम, और ये है कि टू हैव द गिफ्ट ऑफ द गैब। टू हैव द गिफ्ट ऑफ द गैब का अर्थ होता है मतलब बोलने की अच्छी कला होनी चाहिए, कि भगवान का अच्छा दिया हो। जैसे मोदी जी के बारे में कहते हैं कि बोलने का टैलेंट अच्छा है, ठीक है, जिसके पास वाक कला हो, बोलने की कला हो जिसके पास, उसको क्या कहते हैं? और इसको इंग्लिश में कहते हैं टू बी इलोक्वेंट। इलोक्वेंट होता है अच्छा वक्ता, एक बोलने वाला, ठीक, अच्छा वक्ता। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। अगला है वन वर्ड, और यह है कि सम वन हु लिव्स वंस कंट्री, कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को छोड़ता है, और टू सेटल इन अनदर कंट्री, दूसरे देश में रहने के लिए, अपने देश के छोड़ के दूसरे देश में जाने वाला। टूरिस्ट, फॉरेनर, एक्सप्लोरर या एमिग्रेंट। तो वो जो अपना देश को छोड़ के दूसरे देश में जाएगा वो होता है एमिग्रेंट। और अगर ये आई से शुरू होता, आई का मतलब होता है इन, अपने देश में आने वाला कोई दूसरा, वो होता है एमिग्रेंट, ठीक है। आई एम से शुरू होता है वो इमिग्रेंट, वो होता है कोई दूसरा देश का नागरिक अपने देश में आके रहने वाला। फॉरेनर क्या होता है? फॉरेनर होता है जो टेम्परेरी आए, और एमिग्रेंट होता है जो परमानेंट रहने के लिए आने लग जाए। टूरिस्ट होता है जो घूमने के लिए आए सिर्फ। इसका हो जाएगा एमिग्रेंट, ऑप्शन बी, EMIGRANT, जो अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जाए। अगला है 46 नंबर, इसमें आपको वन वर्ड ही बताना है कि ए पोएम दैट एक्सप्रेस लैमेंट फॉर द डेड। जो कोई मर जाए तब जो लास्ट में जो शोक गीत जो हम गाते हैं उसको क्या बोलते हैं? शोक गीत होता है इसका प्रॉपर मतलब, और शोक गीत को इंग्लिश में बोलते हैं एलेगी। एलेगी इसको बोला जाता है, शोक गीत जब कोई मर जाए तब गाया जाता है एलेगी, ठीक है। और इसका मतलब होता है संबोध गीत, संबोध करना किसी को। और सोनेट होता है जो 4 पाई जो होते हैं, चौपाई जो बोलते हैं, 14 पंक्तियों का एक लघु काव्य सोनेट, 14 पंक्तियों, सॉरी 4 नहीं 14 पंक्तियों का, ठीक है। अगला है 47 नंबर, और इसमें आपको बैगर यानी कि भिखारी की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। बैगर जो भिखारी होता है उसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या आएगी? वो होती है BEGGAR। BEGGAR ये बैगर की एक स्पेलिंग होती है जिसका अर्थ है भिखारी। किंडरगार्टन की भी स्पेलिंग बतानी है। किंडरगार्टन क्या होता है? जो हम LKG UKG बोलते हैं ना, तो KG का मतलब होता है किंडरगार्टन, LKG लोअर किंडरगार्टन, UKG मतलब अपर किंडरगार्टन। तो किंडरगार्टन की जो फुल फॉर्म होती है, करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है KG की? KINDER किंडर, और गार्टन GARTEN। गार्डन नहीं होता वो, कहीं DEN का दो होता है, GARTEN गार्टन, किंडर गार्टन, ऑप्शन बी। अगला है लेनिनेट। लेनिनेट, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है उदार, कोमल, कोमल, कोमल। इसका स्ट्रिक्ट का तो मतलब हार्ड हो गया। इसका एंटोनियम क्या होता है? स्ट्रिक्ट। कोमल मतलब आसान, और हार्ड इसका मतलब होता है कठोर, सख्त, ठीक है। हेल्पफुल होता है जो सहायता करने वाला, डिफेंसिव होता है बचाने वाला, जेनेरियस होता है उदार। ये दोनों एक दूसरे के सिनोनियम है, लेनिएंट और जेनेरियस, लेकिन इसका एंटोनियम आएगा स्ट्रिक्ट। इसने एंटोनियम ही पूछा, यानी कि विलोम शब्द इसका पूछा है।
अगला है इसमें एरर कहाँ है, एरर ढूंढना है। सी ऑलवेज गेट्स द बेटर इन क्वार्रल्स वेदर इट इज़ विद गर्ल्स और बॉयज़। वो लड़ाई झगड़े में हमेशा जीतती है, चाहे लड़कियों के साथ हो चाहे लड़कों के साथ हो, मतलब ढंग से लड़ाई झगड़ा करती है। तो इसमें किस हिस्से में एरर है? देखो, सी ऑलवेज गेट्स द बेटर इन, तो बेटर इन नहीं आएगा, बेटर ऑफ आएगा। क्या आएगा? बेटर ऑफ। ठीक है, गेट द बेटर ऑफ समबडी का मतलब होता है किसी को हरा देना। एक फ्रेज है, टू गेट द बेटर ऑफ समवन, यानी किसी को हरा देना। तो बेटर इन की जगह क्या आएगा? बेटर ऑफ आएगा इसमें। अगला है 51 नंबर, और इसमें भी एरर बताना है इस सेंटेंस में। सेंटेंस यहाँ से शुरू है, एज फार द आई कुड रीच, यानी कि जहाँ तक नज़र पहुँच सकती थी। नथिंग कुड बी सीन, कुछ भी नहीं दिखा। एक्सेप्ट के अलावा द रेंट कॉलम ऑफ एन ओल्ड बिल्डिंग, एक पुरानी बिल्डिंग के जो ख़त्म हुए, जो जर्जर जो कॉलम खड़े थे उनके अलावा दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखा। एरर किस हिस्से में है? कुड रीच या एक्सेप्ट द या एज फार द आई। तो इसमें जो एरर है वो आपने ध्यान से देखा होगा, ये होगा एज फार द आई। एज फार द आई कुड रीच, ये एज फार द आई नहीं आएगा, वो होता है एज फार एज। ठीक है, एज और एज का जोड़ा होता है, या फिर सो एज होता है। तो एज फॉर फिर एज आएगा यहाँ पे, एज और एज का जोड़ा होता है 2 बार, एज फार एज द आई। ठीक है, तो ऑप्शन बी में एरर है। अगला है 52 नंबर, इसमें भी एरर बताना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 52, और इसमें भी हमें एरर ढूंढना है। कहाँ पर है? द टिकिंग ऑफ द क्लॉक वॉज द ओनली साउंड टू हियर। ये सेंटेंस अगर आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा सारा पैसिव वॉइस के अंदर है। द टिकिंग ऑफ द क्लॉक वाज द ओनली साउंड टू हियर। तो पैसिव, जो पैसिव वॉइस होती है उसमें आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो टू हियर की जगह क्या आएगा इसमें जो एरर है, और वो आएगा टू बी हेयर्ड। टू हेयर की जगह क्या आएगा? टू बी हेयर्ड आएगा। ठीक है, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें आएगी पैसिव वॉइस के अंदर। अगला है 53, इसमें भी हमें देखना है क्या चेंज कर सकते हैं। शिवागामी लॉन्ग्ड टू टच द चिजल बट हर ग्रैंडफादर चेज हर अवे। और चेज हर अवे जो है इसमें हमने ढूंढना है करेक्शन हो सकती है या नहीं। तो चेज हर अवे नहीं होता, वो होता चेज्ड हर अवे। चेज्ड हर अवे, क्योंकि पास्ट टेंस में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, चेज्ड हर अवे, चेज्ड हर अवे, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो 54 है, ये पैसेज दिया गया है और इसमें से आंसर आपको ढूंढने हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 54 और 55 के अंदर, 54 और 55 के लिए 2 पैसेज दिए हैं, उसमें से आपको एरर ढूंढना है। और ये इसलिए दिए हैं कि बड़े बड़े पैसेज, ताकि आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। और ये जो क्वेश्चन है जो पैसेज वाले, अगर पेपर में एक पैसेज का 1 या 2% दिए तो लास्ट में करना। अगर एक ही पैसेज के 5% दिए तो पहले कर लेना, आसान रहेंगे। ठीक है, अब आगे शुरू होती है हमारी हिंदी। प्रश्न नंबर 55 तक हमारी जीके, हरियाणा जीके, इंग्लिश कंप्लीट हो चुकी है। अब प्रश्न नंबर 56 से शुरू होगा और यहाँ से शुरू होती है हमारी हिंदी। अब आगे जो प्रश्न आएंगे 10 से 15 प्रश्न, वो आएंगे हिंदी के। प्रश्न नंबर 56 है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर है वो कितने भेद होते हैं स्वर के? 2, 3, 4 या 5? तो मात्रा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। मात्रा 3 भेद कौन से होते हैं? एक तो होते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिनको उच्चारण में एक ही मात्रा तक, जैसे ए, छोटी ई, ऊ और री। दूसरा होता है हर्ष स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर जिनको बड़े स्वर बोलते हैं, जैसे आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ। और तीसरा होता है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, प्लुत स्वर जैसे जो बच गए, जो 3 मात्रा लगती है, जैसे अंग, ए वाले, वो। तो 3 प्रकार के स्वर हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अगला है 57 नंबर, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध का चयन कीजिए। अनुग्रहित कैसे लिखा जाता है? अनुग्रहित का शुद्ध रूप लिखना है। अनुग्रहित कैसे लिखा जाता है? तो अनुग्रहित, अनुग्रहित ये आएगा। अनुग्रहित, घ के नीचे जो री की मात्रा आएगी, गृहित, छोटा न के छोटे ऊ की मात्रा आएगी, अनुग्रहित, ये ध्यान रखना। हवा कैसा शब्द है? हवा
क्रिया है, सर्वनाम है, विशेषण है या फिर संज्ञा है? तो हवा क्या है? हवा एक संज्ञा शब्द है। हवा क्या है? संज्ञा, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, जाति आदि का बोध कराए। ठीक है, तो हवा एक संज्ञा शब्द है। अगला है प्रश्न नंबर 59। जो शब्द पूर्व पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं? यानी कि संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वालों को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और जो क्रिया की विशेषता बताए उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। किसी काम को करने या होने की चीज़ को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। सारी चीज़ें एक साथ समझा दी है। संज्ञा तो होता है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, जाति, गुण, दोष आदि चीज़ बताई, वो है संज्ञा। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आते हैं उनको कहते हैं सर्वनाम। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताए उसको कहते हैं विशेषण। किसी चीज़ के करने या होने का बोध हो उसे कहते हैं क्रिया, और जो क्रिया की विशेषता बताए उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। ये ध्यान रखना। क्रिया एक अविकारी शब्द है, ये ध्यान रखना। इनमें से क्रिया एक ऐसा है जो अविकारी शब्द है। अगला है प्रश्न नंबर 60। इसमें से किस एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ? विशेषण का मतलब है कि जो किसी की विशेषता बताए। यह चांदी खोटी है, तो इसमें चांदी की विशेषता बता रखी। कैसी चांदी है? खोटी। इसके अंदर विशेषण है खोटी। जंगली जानवर आक्रामक होते हैं। जंगली जानवरों की विशेषता बता रही कि कैसे होते जानवर, वो आक्रामक, उनकी विशेषता बता रखी है ये। लखनऊ चिकन की विदेशों में मांग है। लखनऊ चिकन की विदेशों में क्या है? मांग है। ये उसकी विशेषता बता रखी है। लखनऊ चिकन की विदेशों में क्या है? मांग है, उसकी डिमांड है। भगवान कृपा करते हैं। भगवान कृपा करते हैं, इसमें कोई विशेषण प्रयोग नहीं हुआ। कोई किसी चीज़ की विशेषता इसमें नहीं बताई गई। तो ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, आप ज्वाइन कर लेना। और जो पहली बार क्लास देख रहे हैं वो नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टेस्ट सीरीज हमने चला रखी है। आज 9वां प्रैक्टिस सेट है, 8 हम कर चुके हैं। जब तक सीटी का एग्ज़ाम नहीं होगा हम डेली टेस्ट सीरीज़ की क्लास अपलोड करेंगे। हमारी कंटिन्यू टेस्ट सीरीज़ की क्लास चलेगी अब सीटी पेपर तक। तो ये सब्सक्राइब जरूर कर लेना नॉलेज हब को। प्रश्न नंबर 61 है, निम्नलिखित शब्दों में से अव्यय कौन सा है? अव्यय आपको बताना है। अव्यय वो शब्द होते हैं जिस पर लिंग, वचन, कारक इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अविकारी शब्द बोला जाता है इनको, जिन पर लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे इनमें से पूछ रहा कौन सा अव्यय है? प्राचीन, गरीब, मोटा या फिर और। तो आपको अलग ही दिखाई दे रहा वो है और शब्द का कोई किसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे किसी कारक के बीच में लगाओ, कहीं भी लगा लो, और का मतलब तो और ही होगा, एक से दूसरे के बीच में। अभी, जब, धीरे धीरे, कहाँ, ये सब अव्यय होते हैं जिनका लिंग, वचन, कारक से कोई लेने देना नहीं हो। अगला है प्रश्न नंबर 62। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करवाता? 4 ऑप्शन है, 3 मतलब है कि 3 ऑप्शन जो है वो तो स्त्रीलिंग है, एक चौथा है वो स्त्रीलिंग नहीं है। तो देखो, नदी है, नदियाँ, ये भी स्त्रीलिंग होता है। बोली होता है, जो बोलियाँ, ये भी स्त्रीलिंग है। भाषाएं, ये भी है। लेकिन देश, देश कैसा शब्द है? ये पुल्लिंग है। देश शब्द कैसा है? पुल्लिंग शब्द है। बाकी तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला 63, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग है? शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, तो हमने कर्ता कारक पढ़ रखा है। कर्ता का क्या चिन्ह होता है? ने। कर्ता ने। अगर को होता तो क्या था? कर्म की जगह क्या था? को। कर्ता ने कर्म को। तो इसमें क्या है? ने। तो ने किस कारक में होता है? कर्ता कारक में। तो इसमें कौन सा कारक है? कर्ता कारक है। कारक 8 प्रकार के होते, ध्यान रखना। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदाय, आपादान, अधिकरण, संबंध और संबोधन। अगला है प्रश्न नंबर 64। अट्टालिका का तद्भव रूप क्या है? एक शब्द है अट्टालिका, इसका तद्भव रूप क्या है? अटाला। प्रश्न नंबर 64 है, अट्टालिका का तद्भव रूप क्या है? अट्टालिका शब्द का अटाला, अटारा, अटल या अटारी। तो अट्टालिका का तद्भव रूप है अटारी। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अट्टालिका का तद्भव रूप अटारी है।
65 नंबर है सुहावना, लिखाई और छलिया। 3 शब्द हैं, इनमें आपको बताना प्रत्यय कौन सा है। तो आपको देखो लिखाई में कौन सी धातु है, लिख धातु है। प्रत्यय क्या बन गया, आई प्रत्यय। आई प्रत्यय है ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में। छलिया में छल धातु है, प्रत्यय है इया। ठीक है। सुहावना, सुहावना में प्रत्यय है आउना। सुहावना में प्रत्यय है आउना, लिखाई में है आई और छलिया में है इया प्रत्यय। ये ध्यान रखना। प्रत्यय अलग करने के लिए हमें ये देखना कि जो शब्द दिया है उसमें धातु कौन सी है। तो लिखाई में जैसे लिख धातु हो गई, छल धातु हो गई, ऐसे। अगला है प्रश्न नंबर 66। संतोष महाधन है। तो संतोष जो शब्द है इसका विलोम बताना है। संतोष शब्द का विलोम क्या होगा। तो संतोष का विलोम होगा असंतोष। संतोष का विलोम क्या होगा, असंतोष। उल्टा शब्द बताना, विपरीत अर्थक। ये होता है संयोग का, ये होता है स्वीकार का। अगला है प्रश्न नंबर 67। समुद्र का पर्यायवाची बताओ। समुद्र शब्द का पर्यायवाची। तो समुद्र का पर्यायवाची जो होता है वो आपको बताता हूँ। एक तो हो गया अर्णव। क्या हो गया, अर्णव। इसके अलावा एक होता नदीश, एक होता वारिश। ये सारे समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। अर्णव, नदीश, वारिश, नीरनिधि, ये सारे अर्णव, ये सारे समुद्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नदीश, वारिश, अर्णव, नीरनिधि, पारावार, ये सारे समुद्र के पर्यायवाची हैं। अगला है 68 नंबर। कौन सा शब्द अनेक अर्थक है। यानी कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं ABCD करके, 4 शब्द दे रखे हैं। ये एक ऐसा शब्द है इसमें जिसके एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हैं। जैसे साहस, साहस का मतलब होता है हिम्मत। अब हम किसी भी वाक्य में प्रयोग करें इसका मतलब होगा हिम्मत। पुस्तक का मतलब पुस्तक ही होता है, किताब जो, वो ही रहेगा। बालक का मतलब बालक ही रहेगा। लेकिन अंबर जो है, अंबर का एक तो मतलब हो गया, सभी को पता, आकाश, आसमान। अंबर का एक मतलब क्या होता है, कपड़ा भी। ठीक है, दोनों का अलग अलग मतलब है। आकाश अलग चीज़ होता है, कपड़ा अलग चीज़। तो अंबर शब्द एक ऐसा है जिसके एक से अधिक मतलब निकलते हैं, एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। तो अंबर एक ऐसा अनेक अर्थक शब्द है इन 4 ऑप्शंस में से। प्रश्न नंबर 69 है। कौन सी जोड़ी सही है। ये जोड़ी दे रखी है दो शब्दों की। जैसे न्याय अन्याय, यानी कि न्याय का विपरीत अर्थ क्या होगा, अन्याय। धरा और पृथ्वी, धरा पृथ्वी क्या है, एक दूसरे के पर्यायवाची है। ये देश एक दूसरे के विपरीत अर्थक है, विलोम है। और ये क्या है, पर्यायवाची दे रखे हैं। ठीक है, यानी क्या, तो ऑप्शन ए उत्तर होगा, ऑप्शन बी। अब आगे देख ऑप्शन सी और डी में। अचल का अचला दे रखा है, ये इसका विपरीतार्थक दे रखा है। मान का अपमान, ये भी विपरीतार्थक दे रखा है। तो इसमें से अलग कौन सा हो गया, ये धरा और पृथ्वी वाला। अलग क्यों है, क्योंकि ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। बाकी जो जोड़े दे रखे हैं वो एक दूसरे के विलोम शब्द के जोड़े दिए गए हैं। हिंदी का आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला उसको क्या कहते हैं। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला, छात्रावासी तो होता है जो हॉस्टल में जो रहते हैं वो, आश्रमवासी जो आश्रम में रहते हैं, गुरुकुलवासी जो गुरुकुल में रहते हैं। लेकिन अंतेवासी, अंतेवासी वो होता है जो गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करता है। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा, अंतेवासी। तो यहाँ पे हमारे 70% हो गए इस मॉक टेस्ट नंबर 9 के। ठीक है, इसमें जीके हो गई, कंप्यूटर, हरियाणा जीके, इंग्लिश और हिंदी, ये टॉपिक हमारे हो चुके हैं। अब इसमें 15 सवाल आएंगे गणित के और 15 सवाल आएंगे रीजनिंग के। लास्ट के 30 सवाल बचे हैं, 15 गणित के, 15 रीजनिंग के। अब वो और देखते हैं प्रश्न नंबर 71 से शुरू करके। प्रश्न नंबर 71 दिया है, यदि 15 सेब की कीमत 6 स्ट्रॉबेरी के बराबर है, 2 स्ट्रॉबेरी की कीमत 16 केले के बराबर है, 6 केले की कीमत 15 आलू के बराबर है, तो एक सेब की कीमत बताओ। अच्छा, आगे देखिए, एक सेब की कीमत 20 रुपये है तो एक आलू की कीमत बताओ। 16 सेब है 6 स्ट्रॉबेरी के और 2 स्ट्रॉबेरी की कीमत है 16 केले। तो यानी कि 6 स्ट्रॉबेरी कितने के बराबर हो जाएंगी भाई, इसका 3 गुना, तो 16 थे 48 केले। ठीक है, यानी कि 15 सेब 48 किलो के बराबर हो गए। ठीक है, 6 केले की कीमत है 15 आलू, तो 48 केले कितनी हो जाएगी, इसका 8 गुना करेंगे भाई, 48 केले हमारे पास, तो इसका 8 गुना करेंगे तो 15 8 120 आलू के बराबर। कहने का मतलब है कि 15 सेब है वो 120 आलू के बराबर है। यानी कि एक सेब कितने आलू के बराबर आएगा, इसको 15 से भाग देंगे तो 15 चिकना 15 8 120।
एक सेब है वो 8 आलू के बराबर आएगा। ठीक है, एक सेब की कीमत है 20 रुपये, तो 8 एक आलू की कीमत क्या होगी? तो 20/8 एक आलू की कीमत हो जाएगी। भाई देखो, यहाँ से देखो 2 स्ट्रॉबेरी है 16 केले के बराबर, 15 सेब है 6 स्ट्रॉबेरी, तो 6 स्ट्रॉबेरी हम यहाँ बनाएंगे तो 3 से गुणा करेंगे तो ये भी केले 3 से गुणा हो जाएंगे, 48 हो जाएंगे। यानी कि 15 सेब हैं वो 48 केलों के बराबर हो गए। लेकिन 6 केले वो 15 आलू के बराबर है। 6 केलों को अगर हम 48 बनाएंगे तो 8 से गुणा करनी पड़ेगी, तो आलू भी 8 से गुणा हो जाएंगे तो 120 आलू हो जाएंगे। 15 सेब पहले 48 केलों के बराबर थे, लेकिन 48 केले किसके बराबर है? 120 आलू के। इसका मतलब है कि 15 सेब 120 आलू के बराबर हैं। एक सेब कितने आलू के बराबर हो जाएगा? 120/15 यानी कि 8 आलू के। लास्ट में क्या आ गया? एक सेब जो आ गया वो किसके बराबर आ गया? 8 आलू के। हमने एक आलू की कीमत निकालने तो सेब की कीमत का 1/8 कर देंगे। सेब की कीमत दे रखी 20, तो 20/8 कर देंगे, वो एक आलू की मात्रा आ जाएगी। 20/8 का मतलब होता है 2.5 रुपये। एक आलू की कीमत कितनी आ जाएगी? 2.5 रुपये आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा 2.5। अगला है 72 नंबर। 4, 5 और 6 के द्वारा विभाजित होने वाले 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ। देखो, सबसे पहले तो इसमें देखो जो अलग अलग संख्या दे रखी हो ना, उनसे विभाजित होने वाली कोई संख्या निकालनी हो। भाई कोई ऐसी संख्या जो 3 संख्याओं से भाग होती है, 4, 5 और 6 से, तो वो संख्या क्या आएगी? इन तीनों का एलसीएम ले लो, 4, 5 और 6। 4, 5 और 6 का एलसीएम आएगा 60। 60 वो छोटी से छोटी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं से भाग होगी। ठीक है, लेकिन इसने पूछी है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। 999 को 60 से भाग दे के दे दो, क्योंकि अगर 60 से भाग होगी तो वो 4, 5 और 6 तीनों से भाग हो जाएगी। 999 को जब हम 60 से भाग देते हैं तो लास्ट में शेष बचेगा 39, यानी कि 39 फालतू है 999 में। अगर ये पूरा पूरा भाग आ जाता तो ठीक हो जाता है, लेकिन 39 फालतू है। 999 में से 39 घटाएं तो कितना बचेगा? 960। 960 वो संख्या है जो 60 से भाग होगी। 60 से भाग होने का मतलब है कि संख्या 4, 5 और 6 तीनों से भाग होगी। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 4, 5 और 6 तीनों से भाग होती है वो आएगी 960। तीनों का एलसीएम ले लो, फिर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है? 999। इसके एलसीएम से भाग कर दो, जो शेष आएगा वो इसमें से घटा दो, वो संख्या आ जाएगी। प्रश्न नंबर 73 दिया है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम 60 है और एचसीएफ 3 है। उन संख्याओं का अंतर 3 है, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? दो संख्याएं दे रखी हैं, एलसीएम दे दिया 60 और एचसीएफ दे दिया 3, तो हम संख्या क्या मानेंगे? एक तो हो गई 3x, क्योंकि एचसीएफ से गुणा कर दे तो एक संख्या हो गई 3x। दूसरी संख्या हम 3y मत मानना। 3y क्यों नहीं माने? क्योंकि उसका अंतर 3 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 3x से 3 ज़्यादा कर दो। ले, एक संख्या हमने 3x मान ली, क्योंकि एचसीएफ 3 है तो संख्या क्या होगी? 3x। और दूसरी संख्या है उसका अंतर 3 का है पहले वाली संख्या दूसरी में, तो इसमें 3 जोड़ दो या 3 घटा दो। एक संख्या 3x, दूसरी हो गई 3x + 3। अब इसने क्या दे रखा है कि उन दोनों संख्याओं का जोड़ आपको बताना है। तो पहले हम संख्या निकाल लेते हैं, और संख्या निकालने का क्या फार्मूला है? एलसीएम और एचसीएफ की जो मल्टीप्लाई होती है किसके बराबर होती है? दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होती है। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ की गुणा कितनी होगी? 60 गुणा में 3, और ये किसके बराबर आएगा? एक संख्या हो गई 3x और दूसरी कितनी है? 3x + 3, ये इसके बराबर बनेगा। यहाँ से x का मान आ जाएगा 4, तो एक संख्या हो जाएगी 12, दूसरी हो जाएगी 15। ठीक है, एक संख्या बनेगी 12 और दूसरी बनेगी 15। इन दोनों संख्याओं का योग पूछा है, 12 और 15 कितना हो गया? 27 आ जाएगा। ठीक है, x का मान 4 आ गया, संख्या हमने मानी थी 3x + 3 और एक 3x, तो 27 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है सवाल नंबर 74, और इसमें सिंप्लीफिकेशन का है, तो पहले ये ब्रैकेट सोल्व होगा। ठीक है, ये भाग में 4/5, तो ये कितना हो जाएगा? 5/4, यानी कि 15/8 आ जाएगा। 2/15 गुणा में 15/8, तो पहले ये का सोल्व होगा। 15 से 15, 2 से 4 काटेंगे तो 1/4। इसकी जगह क्या आ जाएगा? सारे की जगह 1/4। इधर है 4/5 और ये भाग का निशान है, तो कितना हो जाएगा? 8/5 माइनस 7/5 जमा 1/4, 32/25 आ जाएगा इधर का। और ये सारा जोड़ के सीधा सा सोल्व करना है ये। ठीक है, सीधा सिंप्लीफिकेशन का सवाल है ये। पहले इन दोनों को सोल्व करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा, गुणा का निशान आएगा, तो ऊपर आ जाएगा 40 और नीचे आ जाएगा 25। ठीक है, और ना सॉरी, ऊपर आ जाएगा 32, 8 चौक 32, 8 चौक 32 और नीचे 5 5 25, माइनस 7/5 और ये आया था प्लस में 1/4।
ठीक है, ये इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, सीधा सा है। और इसका जो उत्तर आएगा वो आ जाएगा 13/100 करके इसका उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल है, ये औसत का सवाल है, एवरेज का सवाल है, थोड़ा समझ के करना। 23, 27, 29, 36, 47 और x का औसत 35 है, तो x का मान बताओ। तो इसके दो तरीके हैं, पहले तो संख्याएं गिनो कितनी, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 संख्या। तो इन सभी को जोड़ दो बटे 6 बराबर कितना आ जाएगा 35। 6 से इधर 35 से गुणा कर दो और x का मान आप निकाल लेना। एक तरीका तो हो गया ये जो हम सिंपल निकालते हैं, 6 की 6 संख्या को जोड़ दो, 6 से भाग दे दो बराबर 35, क्योंकि औसत दे रखा है। एक तरीका क्या है कि औसत अगर सभी संख्याओं का 35 है तो ये देख लो 35 से कितनी कम है, ये 12 कम है, -12। ये कितना कम है, -8। ये कितना कम है, -6। ये कितना फालतू है, +1। ये कितना फालतू है, +12। अब इसको सोल्व कर लो, 12 से 12 कट जाएगा, 8 और 6 14, -14 में से 1 गया तो -13 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि जो ये संख्या x है ये एवरेज और इसमें -13 का फर्क है, तो संख्या कितनी हो जाएगी, 35 में से 13 जोड़ दे। अगर ये संख्या प्लस में बचती, भाई एवरेज 13 ज़्यादा तो इसमें से 13 घटा देते, अभी माइनस में बच रहे तो 13 + 35 ये आ जाएगा 48 उत्तर। एवरेज के बराबर हिसाब मान के करना है ये। अगला है 76 नंबर, 2a = 3b = 7c, तो a b c का अनुपात बताओ। तो इसको क्या करना, पहले इसको x के बराबर मान लिया, k के बराबर मानते हैं हम, k के बराबर। k के बराबर करेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा, k/2। b का मान क्या आएगा, k/3। c का मान क्या आएगा, k/7। आ गया। अब a b c का अनुपात निकालेंगे तो k/2, k/3, k/7, इनका अनुपात हो जाएगा। नीचे वालों का एलसीएम ले लो, 3, 7 और 2। 3, 7 और 2 का जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 7, 21, 21 दूनी 42 एलसीएम आ जाएगा। तो इसको 42 से गुणा कर दो, 42/2, दूसरी आ जाएगी 42/3, तीसरी आ जाएगी 42/7। काटेंगे तो 21:14:6 ये इनका अनुपात आ जाएगा, ए बी सी का अनुपात। प्रश्न नंबर 77 है, रेणु अपनी आय का 30% बचाती है, उसकी बचत 30% बढ़ गई तो खर्च 25% बढ़ जाता है, तो रेणु की आय में कितनी वृद्धि हुई। ये आएगा 26.5 और ये 25.8 है, पॉइंट है बीच में, ये ऑप्शन है 26.5, अगला ऑप्शन है 25.8, तो इसका उत्तर आएगा 26.5। कैसे सोल्व करना है, सीधा 100 मान लो। रेणु की अगर इनकम शो है, सेविंग अगर 30 रुपये की है तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 70 रुपये का। अब इनकम तो सेम ही, इनकम का तो कुछ कहा ही नहीं, लेकिन सेविंग 30% बढ़ गई, तो 30 का 30% करेंगे तो कितना बढ़ेगा, 30 का 30% अगर निकालेंगे तो कितना रुपये बढ़ेगी, 9 रुपये बढ़ेगी। तो अब इनकम कितनी हो गई, 39, कितने बढ़ गई, 9 रुपये बढ़ गई। 70, अब खर्चा जो हो 25% बढ़ गया, तो 70 का 25% निकालेंगे तो 17.5 आएगा, यानी कि खर्चा कितना बढ़ गया, 17.5 बढ़ गया। इनकम 9 रुपये बढ़ गई, खर्चा 17.5 बढ़ गया, टोटल कितना बढ़ गया, 26.5। 100 पे ही निकालने तो कितनी इनकम बढ़ गई, 26.5% उसकी इनकम बढ़ गई थी। ये 26.5 है, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 77 का। अगला है 78 नंबर, ये काफ़ी समझने का सवाल है। देखना क्या है कि 15 रुपये प्रति गिलास की दर से खरीदे, यानी कि एक गिलास खरीदा 15 रुपये में और वो गिलास बेच दिया 12 रुपये में, उस पर हानि प्रतिशत बताओ अगर उसने 42 गिलास बेचे हों। देखो, अगर हानि रुपए में पूछता ना तो हमें गिलास देखने पड़ते, अब इसने हानि प्रतिशत पूछा है तो हानि प्रतिशत सेम रहेगी, चाहे एक गिलास बेचे चाहे 1000 गिलास बेचे। आपको देखना कॉस्ट प्राइस कितना, खरीदा कितने में था, 15 में, बेचा कितना है, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य है 12 रुपये, हानि कितने की हो गई, 3 रुपये की, कितने पे, 15 पे, 1/5 गुणा में 100, कितने प्रतिशत हानि आ गई, 20%। 20% सीधी सीधी हानि निकल आएगी, हमें 42 गिलास के चक्कर में नहीं पड़ना है, जो हानि प्रतिशत निकाला कि तो सीधी निकलेगी। अगर ये पूछता कितने रुपए की हानि हुई है तो एक गिलास पे 3 रुपये की हानि, तो 42 से गुणा कर देते, ठीक है, ये हो जाती है 126 रुपये की हानि जब। लेकिन इसे प्रतिशत पूछा तो 42 गिलास जो बेचे इसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो एक गिलास पे हानि प्रतिशत है वहीं सभी पर रहेगा, तो 20% इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 79, और इसमें दिया है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1240 है, 32% हानि पर बेची तो विक्रय मूल्य, देखो 1240 क्रय मूल्य था, हानि हो गई 32%, तो कितना प्रतिशत बच गई, 68%। तो 1240 का 68% पे बेच दिया, तो 1240 का 68/100, और 1240 का 68/100 अगर हम इसका निकालते तो ये आ जाएगा 843.20, ये पॉइंट है बीच में, 843.20, ऑप्शन सी
843.20 इसका उत्तर हो जाएगा। भाई हानि है 32%, तो कितना हिस्सा बच गया? 68%, यानी कि 1240 का 68%। दूसरा तरीका क्या है कि 1240 का पहले तो 32% निकालो, फिर जो आएगा ना उसको 1240 में से घटा दो, तो बात एक ही है। ठीक है। अगला है सवाल नंबर 80। इसमें दिया है कि 3460 रुपये की एक धनराशि साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है। ब्याज की दर यदि 5% है तो 5 साल में साधारण ब्याज क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट पूछा है इसके अंदर, साधारण ब्याज, और वो क्या होता है? मूलधन गुणा में दर गुणा में समय बटे में 100। तो मूलधन कितना है? 3460, दर कितनी है? 5, समय कितना है? 5 बटे में 100। ठीक है, 25 चौक 100, ये 4 से काट देना, और इसका जो ब्याज आ जाएगा वो आ जाएगा 865 रुपये। 865 रुपये टोटल इस पर ब्याज मिलेगा। मूलधन गुणा दर गुणा समय, PRT/100 का जो फार्मूला है वो इसमें सीधा सीधा लगाना है। अगला है सवाल नंबर 81। काफ़ी समझने का सवाल है, एक बार देखना क्या है कि किसी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 20% दूध है, यानी कि अगर मिश्रण में 100 लीटर मिश्रण है तो उसमें पानी कितना है? 80 लीटर, और मिल्क कितना है उसमें? 20 लीटर। ठीक है, हो गया। अब क्या कहेगा कि यदि उस मिश्रण में समान मात्रा में पानी मिलाया जाए। समान मात्रा में पानी मिलाया जाएगा क्या मतलब है? पहले अगर 80 लीटर पानी था तो 80 लीटर पानी इसमें और मिला दिया, दूध नहीं मिलाया, तो अब पानी कितना हो गया? 160 लीटर, और दूध कितना है? 20 लीटर। लेकिन टोटल मिक्सर कितना हो गया? 180 लीटर का। भाई पहले तो 100 लीटर का था, 80 लीटर पानी था इसमें, लेकिन 80 और पानी मिला दिया, तो अब टोटल मिक्सर कितने का हो गया? 180 लीटर का। अब इसने पूछा कि जो पानी की मात्रा क्या होगी, तो पानी कितना है? 160, कितने पे? 180 पे, गुणा में 100% निकालने के लिए, गुणा में 100, 160 बटे 180 गुणा में 100, और इशारा काटेंगे तो कितना आ जाएगा? लगभग 90% इसका उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा सेम दोबारा मिला दी, पानी की मात्रा डबल होगी, लेकिन दूध 20 का 20 रहेगा, पानी 80 से 60 हो गया। अगला है सवाल नंबर 82। कोई व्यक्ति 1/4 काम 32 दिन में करता है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? देखो, 1/4 काम करा 32 दिन में, तो पूरा एक काम कितने में करेगा? 32 गुणा में 4 लगा के, और ये कितना? 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 128 दिन में वो काम पूरा करेगा, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। 1/4 काम करा 32 दिन में, ठीक है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो 32 को 4 से गुणा कर देंगे, 128 दिन, ये इसका उत्तर आ जाएगा। अगला है सवाल नंबर 83। एक कार 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 14 घंटे में एक दूरी तय करती है, तो दूरी क्या हो जाएगी? दूरी क्या होता है? 4 गुणा में समय, 4 गुणा में समय। अब 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 14 घंटे में कितने दूरी से चल लेगा वो? 48 गुणा में 14, और ये कितना आ जाएगा? 672 किलोमीटर, यानी कि इस आदमी 672 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। वह आदमी 84 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दूरी कितने समय में तय करेगा? तो 672 किलोमीटर है, और इसको 4 से भाग दे देंगे, वो समय आ जाएगा। 672 को अगर हम 84 से भाग देंगे तो 8 घंटा इसका उत्तर आ जाएगा। अगर वो आदमी 84 की स्पीड से चलता तो 8 घंटे में दूरी तय करेगा, और 48 की स्पीड से चलेगा तो 14 घंटे में करेगा। ठीक है, दूरी कितनी आ गई थी हमारी इसकी? टोटल 672 किलोमीटर दूरी आ गई थी, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा 8 घंटे। 84 नंबर सवाल है, इसमें पाई चार्ट आपको बनाना है, इसके हिसाब से देख कर आंसर निकाल लेना। ये है भिन्न के ऊपर, कौन सी भिन्न छोटी है कौन सी बड़ी। अलग अलग अगर भिन्न दे रखें तो इनको पॉइंट में बदल लेना, पूरी मत बदलना, आगे आगे से भाग दे लेना। जैसे 33 को 13 से भाग देंगे तो 33 तिया 100 जो होता है उसको 33 तिया 99, तो 0.3 आएगा। अगर 32 बटे 47 को देंगे तो 32 बटे 47 जो आएगा वो आएगा 0.6 करके, 20 बटे 47 आएगा 0.4 करके, और 25 बटे 27 आएगा, ये आएगा 0.9 करके। तो सबसे बड़ी है 0.3, फिर आएगी 0.6, फिर 0.9, और लास्ट में ये आएगी। तो इसका जो उत्तर है वो है ये 13 बटे 33, 20 बटे 47, 32 बटे 47 और 25 बटे 27। ये इसमें सही है, सबसे बड़ी है ये, सबसे छोटी है ये। पॉइंटों में बदल रहा है सिर्फ एक पॉइंट पे, क्योंकि आगे तो सारी वैल्यू अलग है। तो ये 85 सवाल हो गए, मैथ यहाँ पे कंप्लीट हो गया, मैथमेटिक्स। अब बचते हैं लास्ट के 15%, और वो है रीजनिंग के। प्रश्न नंबर 86 से लेकर तक 100 का अब रीजनिंग बच गई। ठीक है, रीजनिंग का 86 नंबर सवाल है, ये कथन और निष्कर्ष पर है। कथन और निष्कर्ष पर ये सवाल है। कथन है कि सभी कथक कथकली है, कथक अंदर आ गया, कथकली बाहर हो गया। ठीक है, अगला कि कोई कथक कुचिपुड़ी नहीं है, तो ये कुचिपुड़ी हो गया, ये कथक का कोई मतलब नहीं है। सभी कुचिपुड़ी कोलाटम है, ये सारी कुचिपुड़ी कोलाटम।
ये कथक, ये कुचिपुड़ी, ये कथक और ये कथकली, ये अंदर कुचिपुड़ी और ये बाहर कोलाट्टम। पहली स्टेटमेंट है कि सभी कथक कोलाट्टम हो सकते हैं। सभी कथक जो है वो कोलाट्टम हो सकते हैं। ये कथक है सारे और ये बाहर वाला है कोलाट्टम। तो इसकी अगर संभावना दी है तो संभावना सारी सही है। संभावना दी है तो सही है, हो सकते हैं। स्टेटमेंट एक सही है। कोई कथक कोलाट्टम नहीं है। कोई कथक कोलाट्टम नहीं है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। कोई कथक कोलाट्टम नहीं है, इसके बारे में हमें कोई डायरेक्ट संबंध नहीं दिया, यानी कि ये कथन गलत हो गया। केवल निष्कर्ष जो एक है वो हमारा सही है। केवल निष्कर्ष एक जो है वो हमारा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, केवल निष्कर्ष एक वाला। 87 नंबर है, ये फैमिली रिलेशन दिया है उसके हिसाब से बनाना है और ये आप बना के देख लेना। इसका उत्तर जो आएगा वो मैं बता देता हूँ। 87 नंबर जो सवाल है और इसका उत्तर आएगा भाई या बहन का, क्योंकि लास्ट में जेंडर नहीं दिया गया। इसमें लास्ट में जो बी का जेंडर नहीं बताया गया कि मेल है फीमेल, तो इसलिए वो भाई या बहन बनेगा। 88 नंबर है, ये भी फैमिली रिलेशन पे ही है। ठीक है, पी और क्यू दो बहनें हैं और क्यू का विवाह किससे हो रखा है? आर से विवाह हो रखा है। आर इसका हस्बैंड हो गया क्यू का। एस जो है वो आर का बाप हो गया। टी है वो एस की पत्नी हो गई। यू है वो एस की पुत्री हो गई। तो यानी कि मतलब आर और यू दोनों भाई बहन हो गए। यू और एस किस प्रकार से संबंधित है? तो सीधा सीधा निकल गया, ये तो भाई बहन हो गए आपस में ही। सॉरी, ये लेडीज है ना, तो इसकी ननद हो गई। ये क्या हो जाएगी? पूछा क्या इसमें? यू और एस का। हाँ, तो यू और एस, एक सेकेंड, यू और एस का पूछा है ना इसमें। देखो पहले तो है कि पी और क्यू दो बहन हैं। पी और क्यू दो बहनें हैं, हो गई। क्यू का विवाह हो गया आर के साथ, आर इसका हस्बैंड हो गया। और एस जो है वो आर का पिता है, आर का बाप हो गया एस, और आर की माँ हो गई टी। यू जो है ये एस की पुत्री है। यू जो है एस की पुत्री, ये तो दे ही रखा है, इसमें तो पूछना क्या है? गलत पूछ रखा है ये। यू एस से किस प्रकार संबंधित है? यू तो एस की पुत्री है, तो स्टेटमेंट में ही दिया गया है। इसने जो प्रश्न में पूछना था वो पूछना था यू और क्यू का, एस नहीं, यू और क्यू का संबंध पूछना था। तो यू तो जो है वो आर की बहन हो गई और आर की वाइफ कौन हो गई? क्यू। तो क्यू और यू का रिश्ता आ जाएगा ननद का। ठीक है, ये एस नहीं आएगा क्योंकि यू और एस की तो पुत्री दे रखी स्टेटमेंट में। ये आएगा यू और क्यू का संबंध, तो वो आ जाएगा ननद का। 89 नंबर, ये दिशा के बारे में है। दिशा जो डायग्राम वो आपको बनाना है और पहले ऐसे बना लेना दिशा के प्रश्न सोल्व करने से पहले। ऊपर उत्तर दक्षिण और इधर पश्चिम और इधर पूर्व, ये चार एक साइड में लिख लेना। उसके बाद आप डायग्राम बनाना शुरू करना। y जो है वो x के पूर्व में है, x अदर इधर है तो इसके पूर्व में कौन हो जाएगा? y। जो जड़ के उत्तर में है, यानी कि जड़ इसके नीचे होगा, जड़ के उत्तर में है y। ठीक है, p है वो जड़ के दक्षिण में है, यानी कि p है वो जड़ के भी नीचे दे रखा है। तो p y से किस दिशा में है? तो p अगर जड़ के दक्षिण में है तो y के भी किस में आएगा? दक्षिण में ही आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा 89 नंबर का। प्रश्न नंबर 90 है, ये भी कथन निष्कर्ष का है। इसमें है कि सभी गाजर अंजीर है, कोई अंजीर टमाटर नहीं है और सभी आलू गाजर है। आलू एकदम इसके अंदर आ जाएगा, ये बीच में आलू है, ये गाजर है, ये अंजीर है और ये बाहर इधर टमाटर है। निष्कर्ष है कि कुछ टमाटर गाजर है, टमाटर का और गाजर का तो संबंध ही नहीं बनेगा, अलग है। कोई टमाटर आलू नहीं है, कोई आलू टमाटर नहीं है, ये सही बात है क्योंकि आलू क्या है? एकदम बीच में है। लेकिन आलू है वो अंजीर नहीं हो सकता, तो आलू टमाटर भी नहीं हो सकता। केवल निष्कर्ष 2 का अनुसरण ये करता है और केवल निष्कर्ष 2 का अनुसरण करने का मतलब है कि ऑप्शन बी इसका सही है। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगला है प्रश्न नंबर 91 और यह भी कथन निष्कर्ष का है। कथन है कि सभी शिमला मिर्च मिर्च हैं। ये अंदर शिमला मिर्च आ गई, ये मिर्च हो गई। सभी मिर्च ककड़ी है, तो सारी मिर्च ककड़ी हो गई।
सारी ककड़ी लौकी है, ये सारी ककड़ी लौकी हो गई। अगर सभी दे रखा है तो जो सम की मतलब कुछ की जो संभावना है ना वो पूरी होएगी, कुछ हो सकता है तो वो पूरी होगी। कुछ ककड़ी शिमला मिर्च है, बिल्कुल हो सकती है, देखने की जरूरत नहीं है। सभी दे रखा हो तो कुछ की बात सही होएगी। सभी लौकी शिमला मिर्च है, ये नहीं हो सकता। लौकी एकदम बाहर वाला है, शिमला मिर्च एकदम अंदर वाला है। सभी लौकी शिमला मिर्च नहीं हो सकता, लेकिन सभी शिमला मिर्च लौकी हो सकती है। स्टेटमेंट 2 गलत है। सभी मिर्च लौकी है, सही बात है, ये मिर्च है और ये बाहर वाली लौकी है, ये भी सही है। निष्कर्ष 1 और 3 को ही वो फॉलो करता है, केवल निष्कर्ष 1 और 3 का पालन करता है, और ये है ऑप्शन डी के अंदर। केवल निष्कर्ष 1 और 3 को ही अनुपालन करता है। अगला है, इसके बाद सवाल नंबर 92 का हम इसमें देखने वाले हैं। इसमें तो आ जाएगा निष्कर्ष 1 और 3 का, निष्कर्ष 2 है वो गलत है। सवाल नंबर जो 92 है ये सिटिंग अरेंजमेंट है, 5 स्टूडेंट बैठे हैं, ठीक है। अक्सर अकबर बीच में बैठे व्यक्ति के बाई ओर हैं, यानी कि 5 बैठे हैं, 1 2 3 4 5। अगर बीच में बैठा तो इधर अकबर बैठेगा इनमें से कहीं भी। लेकिन शेखर के दाईं ओर है तो मतलब इधर शेखर है, इधर अकबर आएगा। शेखर के दाईं ओर तो मतलब इधर शेखर ही होगा, इसके दाईं में अकबर हो गया। प्रकाश देवा के बाएं हैं और राम वो प्रकाश के दाएं हैं, तो राम इधर होगा लास्ट में, और ये प्रकाश के दाएं हो जाएगा और इधर शेखर हो जाएगा। मतलब क्या बनेगा, पहले आएगा आगे आगे शेखर, फिर अकबर, फिर देवा, फिर प्रकाश और फिर लास्ट में राम। बीच में कौन बैठा है, देवा इसमें बीच में बैठा है। अगला है 93 का, इसमें अलग बताना है। ए बी का जेड वाई, सी डी का डब्ल्यू एक्स, ई एफ का यू वी और जी एच का टी एस। तो ये देखो, ए का उल्टा जेड और बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स, डी का उल्टा डब्ल्यू, ठीक है। इसी हिसाब से जी का उल्टा टी होता है, एच का उल्टा एस, जी का उल्टा टी, जी का उल्टा टी और एच का एस, और ई का क्या होता है उल्टा, ई का उल्टा होता है वी और एफ का होता है यू। ये उल्टे दे रखे हैं, ई एफ और यू वी वाले गलत है, और ये है ऑप्शन डी के अंदर, ठीक है। बाकी एक दूसरे के उल्टे दिए गए हैं, ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। 94 में से आपको बताना कि इनमें से कौन सी इमेज अलग है, कौन सी इमेज अलग है। तो देखो, इसके अंदर जो रेखाएं हैं ना, इनके अंदर वो एकदम ऐसे सीधी हैं, या तो ऐसे है या ऐसे है। लेकिन इस आकृति में जो रेखाएं हैं वो टेढ़ी दे रखी है, ऐसे तिरछी करके, सीधी नहीं दे रखी। तो इमेज डी है वो अलग हो जाएगी 94 की। 95 का कथन और निष्कर्ष दे रखा। कथन है कि श्रीमान एक्स कहता है कि सुबह में उन्हें अच्छे विचार आते हैं। किसी व्यक्ति ने कहा कि जब सुबह उठता हूं तो उसे अच्छे विचार आते हैं। तो कौन सा निष्कर्ष सही है, श्रीमान एक्स को केवल सुबह ही अच्छे विचार आते हैं, या फिर श्रीमान एक्स को शाम को अच्छे विचार नहीं आते। देखो, श्रीमान एक्स को सुबह ही अच्छे विचार आते ऐसी तो कोई बात नहीं, क्योंकि केवल अगर नहीं देता ना जब तो ठीक हो जाता, लेकिन केवल सुबह ही विचार आते तो गलत है। ऐसा तो कहीं नहीं दे रखा केवल सुबह। शाम को विचार नहीं आते, शाम का भी कोई जिक्र ही नहीं कर रखा, यानी कि दोनों ही जो निष्कर्ष है, जो कंक्लूजन है, वो दोनों ही गलत है। यानी कि इसका जो ऑप्शन ए है वो उत्तर हो जाएगा, ना तो एक अनुसरण करता और ना ही 2 अनुसरण करता। अगला है प्रश्न नंबर 96, और ये बताना 4 में से अलग कौन सा है। ये 4 दे रखे हैं, ये 3 एक जैसे पैटर्न पे है, चौथा अलग है। तो देखो, आर ओ एल, आर में से 3 गया तो क्या आएगा ओ में से 3 गया तो एल, वी में से 3 गया तो एस, और एस में से 3 गया तो पी, यानी कि 3 घटा रखा है। लेकिन वी से अगर टी में जाएंगे तो 3 नहीं, यहाँ पे 2 घटा रखा है, तो वी टी आर है वो अलग है। बाकी सभी अंकों में 3 का गैप है, लेकिन वी टी आर में 2 अक्षरों का गैप है। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। अगला बता रहा है कि जैसे कैंची का संबंध है कपड़ा, यानी कैंची का क्या काम है, कपड़े को काटने का, तो और किसके क्या संबंध है, उस्तरे का क्या काम है, डाडी कराना, सही है। उस्तरे का काम है डाडी काटना, कैंची का काम है कपड़े काटना। कील का काम है हथौड़ा, नहीं, हथौड़ा कील ठोकता है, काटता नहीं है।
भट्ठी में से धुआं निकलता, धुआं काटती नहीं है। कलम में से स्याही निकलती है, कटती नहीं है। अगर कपड़ा, कैंची क्या करती है, कपड़े को काटती है। तो इस हिसाब से जो उस तरह जो रेजर होती है हमारी, वो दाढ़ी को हमारी काटती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 98वां नंबर है, और इसमें जो पैटर्न दे रखा है GRA का FPX के साथ, तो वही रिलेशन आपको PON का बताना है किसके साथ बनेगा। तो देखो G से F में गए, एक कम हो गया, यानी कि F से G, P से R में आएगी तो P से R इधर आ रखे, 2 मतलब 2 कम है R से, और A से X में 3 कम है। ऐसे ही P में से 1 कम करो, O में से -2 करो, और N में से -3 करो, तो ये क्या बन जाएगा, OMK। ऑप्शन डी बन जाएगा। P में से 1, O में से -2 और N में से -3 करके ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। अगला है 99वां नंबर, और इसमें दे रखा 24, 6, 12, 12, 24, 6, 12, 12, 36, 3। देखो छोटी सी चीज़ है, 24 और 6 करेंगे तो 144 आ जाएगा। 24, 6 144, और 12, 12 144। 36 को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 108, और 54 को 2 से करेंगे तो 108। यानी कि ऊपर के 2 की गुणा और नीचे के 2 की गुणा बराबर है। तो 24, 24 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 24, 24 की 576। तो 32 को किससे गुणा करेगी, 576 आ जाए, तो 32 से भाग दे दो 576 को, और वो आ जाएगा 18। तो यहाँ पे क्या आएगा, 18 इसका उत्तर हो जाएगा। ऊपर की 2 संख्या की गुणा, नीचे की 2 संख्या की गुणा बराबर है। आज के प्रैक्टिस सेट का 100 नंबर क्वेश्चन आखिरी प्रश्न है, और इसमें दिया है, जैसे ये देख लो, 8, 7, 2, 27, 2, 5, क्वेश्चन मार्क 3 और 7, तो ये बनाना है। 8, 7 से 9 बनाना है, 9, 7, 8 इनका प्रयोग करना है। तो इसमें क्या है, इन दोनों को घटा दो, 9 में से 7 गया तो 2, 2 का क्यूब कितना हो गया, 8, 5 में से 2 गया तो 3, 3 का क्यूब हो गया 27, 7 में से 3 गया 4, 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 64। नीचे के दोनों अक्षरों का गैप लेके उनकी क्यूब करनी है। नीचे के जो 2 अक्षर हैं उनका माइनस कर दो और उनकी क्यूब ले लो, 64 इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 पूरा हुआ। 100% हमने देखे हैं। जीके, कंप्यूटर, हरियाणा जीके, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, ये सारे टॉपिक हमने एक साथ इस मैराथन क्लास, इस क्लास में हमने कंप्लीट करें प्रैक्टिस सेट की स्मोक टेस्ट की क्लास में। सीईटी का पेपर इसी पैटर्न पर आएगा, और जो जीके के सवाल है ना वो देख लेना, आधे से ज़्यादा रिपीट मिलेंगे आपको। इतने ज़्यादा प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे आपको टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारे टॉपिक इसमें ही कवर हो जाएंगे। 100% का प्रैक्टिस सेट है। 8 क्लास हम डाल चुके हैं, ये 9वीं क्लास है जो आज हम अपलोड कर रहे हैं। आर्यभट्ट एकेडमी द्वारा ये तैयार किया जाता है सारा कुछ। एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए, ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ, ठीक है। और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब, ठीक है। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।